मैं डॉली डीजे साइंस स्टडी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया चल रही है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। इसमें हम लोग काम कर रहे थे और हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस लेक्चर फर्स्ट इसके पहले डाला जा चुका है और ये लेक्चर 2 है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख लेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। कुछ बेसिक बातें बात कर लेंगे हम इसके ऊपर। उस समय हम लोगों ने बात किया था कि साइंस क्या है और हमने कहा था कि किसी भी वस्तु का सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। साथ ही साथ विज्ञान 3 शाखाओं में विभाजित है। एक हो गया आपका जीव विज्ञान, एक हो गया आपका भौतिक विज्ञान और एक हो गया आपका रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान पुनः 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भाग बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान, दूसरा जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान। इसके अलावा एक और होता है जिसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, जिसको प्राणी विज्ञान या जीव सूक्ष्म प्राणी विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान 2 भागों में विभाजित होता है। पहला एशियन फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक उसी प्रकार आपका जो केमिस्ट्री है वो भी 3 भागों में विभाजित है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जीव विज्ञान के जो पिता कहलाते हैं वो अरस्तु कहलाते हैं। भौतिक विज्ञान में एशियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो माफ कीजिएगा, एशियन फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपके जो पिता हैं वो न्यूटन हैं और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके पिता आपके न्यूटन जी हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, आइंस्टीन जी हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो केमिस्ट्री के जो जनक हैं, फादर हैं, थियोफ्रास्टस जी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। और हाँ, एक पॉइंट रह गया रिवाइजन में, जूलॉजी विज्ञान के पिता जो हैं वो अरस्तु ही हैं, लेकिन बॉटनी अगर कोई पढ़ता है, ठीक है, प्लांट के बारे में पढ़ता है तो उसके जो जनक कहलाते हैं वो लिवोसियर। ध्यान रहेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमने कहा था कि ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी वस्तु का सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि विज्ञान में जो हमने कहा किसी भी वस्तु अर्थात क्या, तो किसी भी वस्तु को हमने कहा द्रव्य। क्या कहा? द्रव्य और ऊर्जा। कहने का अर्थ है कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक चीज 2 भागों में डिवाइड हो सकती है, या तो द्रव्य हो सकता है या तो ऊर्जा हो सकती है। द्रव्य क्यों होगा? क्योंकि द्रव्य का डिफिनेशन कहता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक चीज जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, जिसका कुछ ना कुछ भार होता है, वो द्रव्य कहलाता है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। हम लोग बात कर रहे थे कि द्रव्य की जो परिभाषा होती है वो कुछ ऐसी होती है कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो कुछ न कुछ स्थान घेरती है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। और ऊर्जा जिसको हम देख नहीं सकते, जो इनविजिबल होती है, वो ऊर्जा कहलाता है। समझ में आई बात? तो ये हमारा साइंस इन 2 वर्डों में डिफरेंट हो गया। फिर हमने कहा कि जब हमने जिस विज्ञान को पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला कि इस ब्रह्मांड में जो द्रव्य है वो 2 प्रकार के हैं। एक जो चल फिर सकते हैं, ग्रोथ करते हैं, और एक जो चल फिर नहीं सकते, जिन्हें बनाया जाता है। तो द्रव्य के आधार पर, सॉरी माफ कीजिएगा, गुणों के आधार पर हमने द्रव्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कहा सजीव द्रव्य और एक को हमने कहा निर्जीव द्रव्य। आप लोगों को याद आ रहा होगा, ठीक है, लिविंग ऑर्गन और नॉन लिविंग ऑर्गन। ठीक है, हमने कहा कि सजीव द्रव्य और निर्जीव द्रव्य क्या है। इसको कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा द्रव्य सजीव है और कौन सा द्रव्य निर्जीव है? तो इसको पता लगाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ गुण को आधारित किया और बताया कि जिसमें वो गुण पाए जाएंगे वे सजीव कहलाएंगे, जिसमें
वे गुण नहीं पाए जाएंगे अर्थात वो निर्जीव कहलाएंगे। तो आइए गुणों को पहले जान लेते हैं, ये कौन कौन से गुण हैं जो सजीवों और निर्जीवों में अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जान लीजिए कि यदि मैं हूँ तो मैं भी एक द्रव्य हूँ और ये मार्कर है तो ये भी एक द्रव्य है। मैं ग्रोथ करूँगी, मैं बढ़ूँगी, मोटी होंगी, लेकिन ये मार्कर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आगे बढ़ेंगे। अब सजीव क्या होता है, सजीव द्रव्य क्या होते हैं। तो दोस्तों सजीव में सबसे पहला जो इसका गुण होता है वो होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य अरे यार माफ कीजिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए हम लोग बात कर रहे थे जीव द्रव्य, इसको प्रोटोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट जीव द्रव्य, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जीव द्रव्य क्या है। जीव द्रव्य हमारे शरीर में जो प्रत्येक एक्टिविटी होती है, सभी क्रियाएं होती हैं, उसको कंट्रोल करता है जीव द्रव्य। ठीक है, और जीव द्रव्य में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेक्सले। हेक्सले ने जीव द्रव्य को कहा जीवन का आधार। क्या कहा, जीवन का आधार। ये सवाल कई बार पूछ चुका है कि जीवन का आधार किसने कहा है, या कभी कभी पूछता है कि जीवन का आधार किसे कहा गया है, तो जीव द्रव्य को किसने कहा है, तो हेक्सले। ठीक है, दूसरा आपका आएगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब इसका अर्थ होता है सभी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं। जैव रासायनिक प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म में एक होता है आपका एनाबॉलिज्म और एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जो शरीर में जाने वाली प्रत्येक सरल अणुओं को रासायनिक अभिक्रिया करके उसको जटिल अणुओं में परिवर्तित कर देता है, वो आपका कहलाता है मेटाबॉलिज्म। और शरीर में जाने वाले प्रत्येक जटिल अणुओं को जो है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो सरल अणुओं में परिवर्तित कर दे, वो आपका कहलाता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एक होता है आपका एडाप्टेशन अर्थात अनुकूलन। अनुकूलन, एडाप्टेशन। दोस्तों जब हम किसी वातावरण में जाते हैं और वहाँ पे रहते रहते उसी के अनुसार हो जाते हैं, वो कहलाता है हमारा अनुकूलन या एडाप्टेशन। अनुकूलन जिसके अंदर पाया जाता है, जो गुण पाया जाएगा वो आपका सजीव कहलाएगा अर्थात निर्जीव कहलाएगा। अर्थात अगर आप अनुकूलन आपके अंदर है, आप अनुकूलित हो सकते हैं किसी भी पर्यावरण में, तो आप सजीव हैं। जो नहीं हो पाते वो निर्जीव कहलाते हैं। जिनके अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है वो सजीव है, जिनके अंदर नहीं पाया जाएगा वो निर्जीव कहलाएंगे। उसी प्रकार मेटाबॉलिज्म जिसके अंदर पाया जाता है वो सजीव कहलाएंगे, जिनमें नहीं पाया जाता वो निर्जीव कहलाते हैं। ठीक है, एडाप्टेशन इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे बर्फीले स्थानों पर रहने वाले जो भालू होते हैं उनके बालों का लंबा होना। ठीक है, और रेत में जो पौधे होते हैं उनका कांटेदार होना, ये आपका एडाप्टेशन का एक एग्जाम्पल है। ओके, आगे बढ़िए। एक होता है आपका जीवन चक्र। कहने का अर्थ है कि आपके जीवन से लेकर मृत्यु, पहला आपका जन्म, फिर आपकी वृद्धि, फिर प्रजनन प्रक्रिया और मृत्यु, ये जीवन चक्र है। और जीवन चक्र जिसमें पाया जाएगा वो सजीव कहलाएंगे, जिसमें नहीं पाया जाता है वो निर्जीव कहलाते हैं। समझ में आई बात? आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आएगा मेन होता है मूवमेंट अर्थात गति। जो मूवमेंट होता है ये सजीवों का सबसे बड़ा गुण होता है। ठीक है, और जिसके अंदर मूवमेंट अर्थात गति पाई जाती है वो सजीव कहलाते हैं, और जिसमें नहीं पाई जाएगी वो निर्जीव कहलाएंगे। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपका आएगा रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन। प्रजनन का अर्थ होता है प्रत्येक जीवधारी या प्लांट या कुछ भी जो अपने ही जैसे दूसरे जीवों का उत्पन्न करते हैं या संतान उत्पन्न करते हैं, वह प्रक्रिया प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें नर या मादा मिलकर एक जो है दूसरे जीव की उत्पत्ति करते हैं, वही आपका प्रजनन कहलाता है। और प्रजनन आपके सजीव द्रव्य अर्थात सजीव वस्तुओं में होता है, और जिसमें नहीं होगा वो आपका निर्जीव कहलाएगा। समझ में आएगा। इसके बाद आएगा आपका श्वसन। श्वसन भी सजीवों का रहता है। पर्यावरण से या बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, रिलीज करना श्वसन कहलाता है। ठीक है, अर्थात ऑक्सीजन की सहायता से भोजन बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर वातावरण में छोड़ना ही हमारा श्वसन कहलाता है। खैर इसको सब हम लोग डीप में पढ़ेंगे, ये सब आपके एक एक चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद आता है वृद्धि। दोस्तों वृद्धि जिसमें पाई जाएगी वो सजीव कहलाते हैं। जिसमें वृद्धि नहीं होती, जैसे ये मार्कर है, ये कभी वृद्धि नहीं करेगा, ये जैसा है 10 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। लेकिन मैं वृद्धि कर सकती हूँ। हो सकता है 10 साल बाद मैं बहुत मोटी हो जाऊँ या पतली हो जाऊँ। ठीक है, तो ये आपका वृद्धि कहलाएगा। और वृद्धि सजीव में पाया जाएगा, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो निर्जीव कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया सजीव और निर्जीव। सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मगर इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो ना कि सजीव और ना ही निर्जीव होते हैं। मतलब ऐसे प्राणी जो एक टाइम पे या सजीव भी हैं और निर्जीव भी होते हैं। और ऐसे प्राणियों को या ऐसे जीवों को हमने कहा सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी। सजीव और निर्जीव के मध्य कड़ी, अर्थात इसको हमने एक शब्द में कहा विशाल। मतलब कहने का मतलब है एक प्रकार के ये अपवाद है, इंग्लिश में लिख देंगे ज़्यादा समझ में आएगा। वायरस। ठीक है, वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि वायरस जो होता है ये सजीव और निर्जीव दोनों रूपों में उपस्थित होता है। अब आप थोड़ा सा देख लेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है वायरस का। ये देखिए वायरस देखने में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये मान लीजिए वायरस है। इसकी जो बॉडी है ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। इसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ। और अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जैसा कि आप जानते हैं डीएनए होता है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होता है। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में इसमें डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होता है। ये क्या है आपका विषाणु। अब आप जरा देखिए दोस्तों, ये जो विषाणु है ये एक कैप्सूल की तरह होता है। कैप्सूल कहने का अर्थ है कि जब ये विषाणु या ये वायरस शरीर के बाहर रहेगा तो ये कोई भी सजीव वाली प्रक्रिया नहीं करेगा, ना ही ये प्रजनन करेगा, ना ही इसके अंदर कोई कोशिका संरचना होगी, ना ही श्वसन करेगा। लेकिन जैसे ही ये किसी कोशिका में प्रवेश करेगा अर्थात किसी शरीर में प्रवेश करेगा तो इसके अंदर तुरंत ही सारे सजीवों वाले निर्जीवों वाले प्रक्रिया आ जाएंगे। सॉरी माफ कीजिएगा, निर्जीवों वाले सारे गुण हट जाएंगे और सजीव वाले प्रक्रिया आ जाएंगे। कहने का मतलब है शरीर में प्रवेश करते ही या प्रजनन करना चालू कर देगा, अपने जैसे कई सारे वायरस को जन्म देगा, इसके अंदर कोशिका बनेगी। ठीक है, और रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू करेगा और बॉडी को बीमार करेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके विषाणु। अब जरा जानेंगे हम लोग माफ कीजिएगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं।
वायरस दिख रहा है आपको। अब दोस्तों देखिए, जो वायरस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। वायरस को दो भागों में बांटा गया है। किस आधार पर बांटा गया है? तो डीएनए और आरएनए के आधार पर। मतलब अनुवांशिकता के आधार पर वायरस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए वायरस, एक होता है आरएनए वायरस। ठीक है, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। डीएनए वायरस जो होता है दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक डीएनए कहेंगे वो हेपेटाइटिस, और एक हो गया आपका पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस भी आपको दो प्रकार के मिलेंगे। एक होगा स्मॉल पॉक्स और एक होता है आपका चिकन पॉक्स। ठीक है, तो डीएनए वायरस, हेपेटाइटिस और पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। उसी प्रकार आरएनए वायरस भी दो प्रकार के होते हैं। तो सॉरी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा आरएनए के बारे में बात कर लेंगे। जब इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो सर्वप्रथम अनुवांशिक पदार्थ उत्पन्न हुआ था वो आरएनए प्रकार का था। ठीक है, और इसीलिए इसको रेट्रोवायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस भी कहते हैं। रेट्रो का अर्थ होता है पुराना। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उत्पन्न होने वाला पहला पदार्थ आरएनए पदार्थ था, जिसको रेट्रोवायरस कहते हैं क्योंकि ये पुराना होता है, क्योंकि इसका अर्थ पुराना होता है। ठीक है, आरएनए वायरस जो होता है या रेट्रो जो वायरस होता है ये कई अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। मतलब आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो वायरस उत्पन्न होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हो गया आपका अभी HIV, ये एक आरएनए वायरस है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका इसी तरह पूछता है कि इसमें से आरएनए वायरस कौन सा है या इसमें से डीएनए वायरस कौन सा है। तो HIV आपका हो गया है, ऐसे लिखेंगे। दूसरा आएगा आपका फ्लू। दोस्तों फ्लू अभी हाल ही में फैला हुआ था, फ्लू वायरस। ठीक है, नॉर्मल सा खांसी जुकाम जो होता है और उससे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, तो वो आपका फ्लू कहलाता है। मलेरिया। दोस्तों मलेरिया जो है ये मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका डेंगू। दोस्तों डेंगू जो होता है ये मादा एडीज एजेप्टी के काटने से होता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, पूछता है मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज, और डेंगू मादा एडीज एजेप्टी के काटने से होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका होगा कॉमन कोल्ड। ये फ्लू जैसी एक बीमारी होती है कॉमन कोल्ड, और ये जो है बर्फीले सर्दियों में होती है और नॉर्मल हर वर्ष कम से कम 1 लाख लोग इससे संक्रमित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा होगा इन्फ्लुएंजा। छठा जीका वायरस। जीका वायरस दोस्तों इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीका वायरस सर्वप्रथम किसमें पाया गया था? तो यह बंदरों में पाया गया था। ठीक है, बंदरों में, और ये जो बंदर था इसका नाम था रीसस। साउथ अफ्रीका का एक बंदर था जो कि एक लंगूर की प्रजाति का बंदर है, रीसस में पाया गया था। एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, उसका नाम है रोटा वायरस। दोस्तों ये जो रोटा वायरस है ये 2014 इसकी जो खोज हुई थी 1969 में 1979 में हुई थी, और जो है 2014 में यह एक महामारी के रूप में देश में फैल रहा था। तो 2014 में ही इसे मतलब इसका टीका बनाया गया और इसे कंट्रोल कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ वायरसेस हैं, जीका वायरस, HIV, फ्लू, मलेरिया, डेंगू, कॉमन कोल्ड, इसके अलावा और भी हैं मीजल्स। ठीक है, और एक होगा आपका
पंप्स, माफ कीजिएगा मम, पंप्स, ठीक है। ये सारे आपके वायरसेस हैं जो कि हमें पढ़ना होता है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस लेक्चर नंबर 2, ठीक है। पहला लेक्चर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमें उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये रहे हमारे वायरस, जिसको हमने कहा सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उम्मीद है आपको वायरसेस या विषाणु के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों कल का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा हमारा जीव विज्ञान, जो 2 भागों में डिवाइड है। पहला हमारा जंतु विज्ञान और दूसरा हमारा वनस्पति विज्ञान। तो कल जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जंतु विज्ञान से करेंगे। थोड़ा सा जान लेंगे कि जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और जो बायोलॉजी है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है बायोस, ठीक है, दूसरा होता है लोगोस। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, ठीक है। मतलब जीवन का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द की बायोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। इनका नाम दूसरा है, याद रखेंगे, लैमार्क ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो कल जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेल स्ट्रक्चर। तो आपको प्ले लिस्ट में अगले वीडियो में आपका पूरा सेल स्ट्रक्चर का मिल जाएगा। सेल स्ट्रक्चर को हम 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। कोशिश करेंगे कि उसको 2 ही वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए, ओके। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग ये हमारा वीडियो बहुत एंजॉय किए होंगे। थैंक यू सो मच।